Hello, everyone, and welcome back to your stock market and economic overview for this week, ending on 26 December 2025. इस हफ्ते stock market में बहुत activity नहीं थी. Market was relatively flat daily. There weren't insane volumes except एक share में जो आप लोगों को पता है इस हफ्ते a huge and very beautiful thing in the market took place. PIA की privatization. राइट तो पीआईए के अलावा छोटे मार्केट आइटम्स में बहुत वॉल्यूम थी तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव मच ऑफ अ स्टॉक मार्केट ओवर क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं वी विल डिस्कस इन डिटेल पीआईए की प्राइवेटाइजेशन and why it came crashing down after that. So इस basis पे let's begin. I want to begin by reminding you guys कि regulated avenues of investment के through invest किया जाए. आपके 4 ही इदारे हैं जो legally आपका पैसा ले सकते हैं, which is banks, asset management companies, brokerages and insurance companies. इसके अलावा कोई legal model नहीं है पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने का. Please make sure जिस कंपनी के साथ आप इन्वेस्ट करते हैं कि उनके पास लाइसेंस है SECP से to provide whatever service they are servicing and कि they are registered with SECP. आप चेक कर सकते हैं उन सब सारी जितनी कंपनीज हैं उन सब की वेबसाइट्स हैं और उन पे आप लोग चेक कर सकते हैं. You will find it easily available over there. And with that, let's begin. Today's episode थोड़ा सा technically heavy होगा, but it's very important क्योंकि इस हफ्ते कुछ movements हुई हैं on a policy level which are important हमारे मुल्क के future देखने में और assume करने में and डिसाइड करने में. तो हम ब्रेक डाउन करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या हुआ इस पिछले हफ्ते. पावर सेक्टर, एक्सपोर्ट्स, मार्केट्स, लिक्विडिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ना सिर्फ हेडलाइंस लेकिन उसके पीछे जो कहानी चल रही है उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है मार्केट में. सारी चीज़ें एज यू गाइज नो एंड इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होगा फॉर इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, आम आवाम एंड कंज्यूमर्स मूविंग फॉरवर्ड. तो शुरू करते हैं विद बहुत स्ट्रक्चरल जो मसला है ना हमारे मुल्क में, डिस्कोज राइट जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं. सो डिस्को प्राइवेटाइजेशन, there's been a bit of a movement. यहाँ काम तो बहुत टाइम से चल रहा था. आप लोगों को पता है कि ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेटर्स होते हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी होती है which is regulating and बीच में there's a lot of policy issues, pricing issues, inefficiencies, न्यूज़ में आती रहती हैं चीज़ें. so I won't go over that. आप लोगों को पता है कि sensationalized चीज़ें यहाँ तो आपको मिलेंगी नहीं. you just get facts and figures. तो बहुत ऐसे थे ना, गवर्नमेंट की पोजीशन बहुत क्लियर थी कि गेपको, येस्को, फेस्को सबको प्राइवेटाइज करना है. गेपको इज गुजरांवाला, ये इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई कंपनी, बेसिकली द सप्लाई द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर गुजरांवाला. येस्को इज इस्लामाबाद की, फेस्को इज फैसलाबाद की एंड तीनों को के प्राइवेटाइज किया जाए. ठीक है, तो आउटराइट प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ओनरशिप भी छोड़ देगी और मैनेजमेंट भी, तो पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर को, व्हिच हैपेंड विद के इलेक्ट्रिक, बट दैट्स अ whole other Pandora's box जो हम आज नहीं खोलेंगे. बट अब जो हो रहा है इट्स अ पॉलिसी शिफ्ट. बहुत वेल इन्फॉर्म्ड सोर्सेज के मुताबिक सिर्फ गेपको विच इज़ गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, उसको ऑफर की जा रही है आउटराइट प्राइवेटाइजेशन. मीनवाइल येस्को और फेस्को लॉन्ग टर्म कंसेशन एग्रीमेंट्स ऑफर की जाएंगी इन्हें, नॉट फुल सेल. ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसेशन मॉडल में ओनरशिप टेक्निकली गवर्नमेंट के पास होती है, लेकिन ऑपरेशंस जो होती हैं, मतलब कि बिलिंग, मीटर रीडिंग, लॉस कंट्रोल, थेफ्ट रिडक्शन, एफिशिएंसी, कंज्यूमर सर्विस, सब कुछ प्राइवेट ऑपरेटर करता है, यूजुअली 20 से 30 साल के लिए. एसेंशियली रिस्क और परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर की होती है. तो ये शिफ्ट क्यों है? क्योंकि आई गेस रियलिटी ने पॉलिसी को फाइनली हिट कर दिया. प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर को क्लियरली बताया कि डिस्कोस खुद इस प्रोसेस में कोऑपरेट नहीं कर रहे. सबसे बड़ा बॉटल नेक है प्रॉपर्टी ट्रांसफर. लैंड ऑफिसेज, ग्रिड स्टेशंस, वेयर हाउसेज, जब तक ये एसेट्स लीगली ट्रांसफर या रिंग फेंस नहीं होते, कोई सीरियस इंटरनेशनल और इन्वेस्टर ये रिस्क लेने को तैयार नहीं होता. इन्वेस्टर को क्लैरिटी चाहिए होती है क्योंकि वो एग्जैक्ट किस चीज के लिए बिड कर रहे हैं, राइट. तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने डिफेंस डिवीजन, पंजाब चीफ सेक्रेटरी CDA, इंटीरियर मिनिस्ट्री को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी कि फुल कोऑपरेशन दी जाए और प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज को इमीडिएटली रिजॉल्व किया जाए. पावर मिनिस्टर अवैस लगारी को भी कहा गया कि स्टेक होल्डर्स का इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर चीजों को फास्ट ट्रैक किया जाए. टारगेट ये बताया गया है कि लेटर्स ऑफ इंटेंट
जनवरी 2026 में फर्स्ट मंथ में इशू हो सकते हैं, राइट? और यहाँ एक और बहुत क्रिटिकल एंगल है, विच इज द टर्की मॉडल. टर्की की एनर्जी मिनिस्टर रिसेंटली एक विजिट में पाकिस्तान ने ओपनली उनसे कहा कि हम टर्किश कंसेशन मॉडल अडॉप्ट करना चाहते हैं. टर्की ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कंसेशंस के जरिए प्राइवेट सेक्टर को दिया, जहां लॉसेस ड्रामेटिकली रिड्यूस हुए, बिलिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हुई और सर्विस क्वालिटी में विजिबल इंप्रूवमेंट आई. So essentially, like, don't make any mistakes here. ये सिर्फ obviously बिजली का मसला नहीं है, right? ये circular debt, subsidies, fiscal pressure, IMF commitments का एक बहुत core issue है. So the reason why disco privatization is so complicated in Pakistan, if I try to explain this simply, is कि government ने disco privatization के लिए 14 major conditions precedent रखी हुई हैं. Conditions precedent का मतलब होता है कि वो legal और regulatory steps को complete किए बगैर transaction आगे नहीं बढ़ सकती, right? Which is red tape. इनमें शामिल है टैरिफ रूल्स का ओवरहॉल, क्योंकि करंट सिस्टम यूनिफॉर्म टैरिफ पे चलता है, और जहां लॉस मेकिंग एरियाज और प्रॉफिटेबल एरियाज को सेम रेट पे बिजली मिलती है. इन्वेस्टर्स के लिए ये मॉडल वर्केबल नहीं होता. सब्सिडी रिकवरी मैकेनिज्म्स भी क्लैरिफाई करने होते हैं कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी डिले हो जाए तो प्राइवेट ऑपरेटर का पैसा कौन और कैसे प्रोटेक्ट करेगा. डिस्कोस की बैलेंस शीट्स का क्लीन अप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी बहुत सारी लाइबिलिटीज ऑफ बुक हैं और सर्कुलर डेट का एक्सपोजर जो है वो बहुत अनक्लियर है पूरे सिस्टम में. एंटी थेफ्ट सिस्टम्स, परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स, CTBCM विच इज़ कंपैरेटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट का रोड मैप डिफाइन करना होता है. CTBCM का मतलब है कि फ्यूचर में पावर बायर्स और सेलर्स डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकेंगे इंस्टेड ऑफ अ सिंगल बायर मॉडल. इसीलिए एल्वारेज एंड मार्साल जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का एडवाइजर है, उन्हें अपनी ड्यू डिलिजेंस में सीरियस स्ट्रक्चरल फ्लॉज हाईलाइट किए. बॉटम लाइन ये है कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है लेकिन स्लो, कॉशियस एंड एक फेज तरीके से, क्योंकि यहाँ एक भी गलती बिलियंस ऑफ रुपीस का लॉस और गैप क्रिएट कर सकती है, जो अगेन सर्कुलर डेट की साइकिल को एक बहुत खूबसूरत सा बम्प देगी. ADB प्रोजेक्ट रियलिटी चेक, फ्लड हाईवेज रेटेड लेस देन सक्सेसफुल. बात करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट पाकिस्तान के पोस्ट फ्लड नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट को लेस देन सक्सेसफुल रेट कहा है. प्रोजेक्ट का टोटल साइज USD 218 मिलियन था. इसका ऑब्जेक्टिव था 2010 के फ्लड्स के बाद 201 किलोमीटर के हाईवे और 21 ब्रिजेस को रिहेबिलिटेट किया जाए, कनेक्टिविटी रिस्टोर हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हो. ऑब्वियसली अब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने तक आपका इतना पेट्रोल और वक्त कीमती खर्च हुआ जा रहा है, लेबर आपका थक रहा है, रास्ते में चीजें खराब हो रही हैं, इट्स नॉट कन्वीनियंट. इससे आपका जो बिजनेसमैन होता है वो भी डिरेल होता है, उसकी मोटिवेशन जाती है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होती है, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर कि ट्रांसमिशन टाइम जो होता है ना, उसमें आपका बहुत पैसा जा रहा होता है, बिकॉज वो पूरी पाइपलाइन आपकी स्लो हो जाती है. प्रोडक्ट को एक जगह पहुंचना होता है, वहां रिफाइन होता है, वहां चीजें बढ़नी होती है, तो दैट एंटायर लिंक गेट्स वेरी स्लो. फिर जो एंड अमाउंट ट्रांसफर होनी होती है वो डिले हो जाती है. सो दिस सीम्स लाइक कि अच्छा हाँ चलो कर लेंगे, बट इट्स अ very big structural flaw in the system, right? तो ऑन पेपर ये प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग लगता है, लेकिन रियलिटी में द पिक्चर्स बहुत इट्स वेरी मिक्स्ड. ADB के मुताबिक प्रोजेक्ट रेलिवेंट और एफिशिएंट था, यानी पैसा गलत जगह वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन इफेक्टिवनेस और सस्टेनेबिलिटी दोनों पे क्वेश्चंस उठे. 12 ब्रिजेस को ओरिजिनली प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, बाद में ADB लोन से नहीं बल्कि गवर्नमेंट के अपने फंड से कंप्लीट हुए. इससे प्रोजेक्ट के आउटपुट क्लेम्स वीक हो जाते हैं. सबसे बड़ा कंसर्न मेंटेनेंस फंडिंग का है कि पाकिस्तान में हम अक्सर रोड्स और ब्रिजेस बना लेते हैं, लेकिन उनकी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए स्टेबल फाइनेंसिंग नहीं होती. बैड प्लानिंग, यानी कि पुरानी कहानी, अगेन जस्ट द सेम थिंग, वी कीप गोइंग अराउंड इन सर्कल्स, वी बिल्ड एंड वी डोंट मेंटेन, राइट? तो इवेंचुअली जो अगर आप मेंटेनेंस पे थोड़ा खर्चा करते रहेंगे एवरी ईयर, व्हाटएवर इनकी जो डिविजन होती है, आई एम नॉट अ कंस्ट्रक्शन पर्सन सो आई डोंट नो दैट, maybe I should look into it. Actually, good point, I should really look into that, I should know these things. लेकिन rather than that, आपको 10 साल बाद एक बहुत बड़ा बिल पकड़ा है
पकड़ाया जाता है. So instead of paying like billions of rupees at the end of 10 years, अगर आप कुछ millions लगाते रहें at certain intervals, तो आपकी वो बचत हो जाएगी. You won't get a big dhaz at the end, जो हमेशा हमारा एक खूबसूरत सा मसला रहा है. तो ADB इन पाकिस्तान की जो फ्रेश $730 मिलियन डील्स थे, इसी बैकड्रॉप में एसेंशियली नए फाइनेंस एग्रीमेंट साइन किए गए हैं. 330 मिलियन का पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि पाकिस्तान के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स से जो बिजली जनरेट होगी उसे ग्रिड तक लाना उतना ही इंपॉर्टेंट है. ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स का मतलब होता है वेस्टेड कैपेसिटी. $400 मिलियन का स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का फोकस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को एफिशिएंट बनाना है, स्पेशली नेशनल हाईवे अथॉरिटी के रिफॉर्म्स पर. मैसेज वेरी क्लियर. पाकिस्तान को सिर्फ लोन्स नहीं चाहिए, उनको इंस्टीट्यूशंस को फिक्स करना है, राइट? सारे इकोनॉमिस्ट यही चीज कहते रहते हैं कॉन्स्टेंटली. एंड इट्स really important because starting with PIA's privatization, इस पे हम अभी आएंगे थोड़ी देर में, but you have to understand कि state owned जो enterprises होते हैं ना, वो बहुत inefficiently काम करते हैं. Private sector जो होता है उसका काम होता है पैसे बनाना, हर चीज में पैसे बनाने हैं. कोई कॉस्ट कटिंग होती है, वो एफिशिएंसीज लाते हैं, वो सही लोगों को लाते हैं बीच में. देयर इज नॉट जस्ट रैंडम हायर्स जस्ट टेकिंग अप सीट फॉर नो रीजन. बिकॉज देखें, आपके अगर ऊपर के लोग ठीक हैं, आपका कंज्यूमर तो होता ही ठीक है, कस्टमर्स ऑलवेज राइट, लेकिन जो बीच का बंदा होता है ना, जो इनएफिशिएंसी ला रहा होता है, उसकी कॉस्ट्स इवेंचुअली कॉम्पाउंड इनटू हेल. So, food exports came down by 38%, which is a very alarming number. जुलाई से नवंबर के दरमियान USD 3.15 बिलियन से गिर के 1.95 बिलियन हो चुके हैं डॉलर्स हमारे एक्सपोर्ट्स. 38% कोलैप्स. फेडरल फूड मिनिस्टर राना तनवीर हुसैन ने खुद कहा कि ये सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है. राइस एक्सपोर्ट्स तकरीबन 50% गिर चुके हैं. वेजिटेबल्स 39% डाउन. ऑयल सीड्स नट्स 64% डाउन, क्रैश कर चुके हैं एसेंशियली. So there's a lot of reasons for this. Low per acre yields, high input costs, महंगी energy, स्मगलिंग, होर्डिंग, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज. पता ही नहीं होता भाई कि किस प्राइस पे हम बेचेंगे, कौन सी पॉलिसी होगी. कोई मैप ही नहीं बना सकते अपने उसके मुताबिक. यू कांट मेक योर ऑपरेशंस मोर एफिशिएंट. आप एक्सपेंशन नहीं सोचते क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप किस चीज के पैसे दे रहे हैं. आगे जाके कौन सी टैक्सेशन होगी आपकी, कौन सी प्राइसेस आपकी रेगुलेट होंगी, कौन सी कमोडिटीज की प्राइसेस फिक्स हो जाएंगी, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो योर प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट मेक अ मैप जिस पे वो चले आगे. So, सबसे डेंजरस फैक्टर पॉपुलेशन ग्रोथ. पाकिस्तान हर साल 4.7 मिलियन लोग ऐड कर रहा है, एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर रही है. एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, हालांकि हमारे सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो सर्विसेज से होती है, बट वी स्टिल कम अंडर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. फूड सिक्योरिटी का मसला सिर्फ फार्मिंग का नहीं है, इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम. टेक्सटाइल्स, एनर्जी एंड रुपी की अगर हम अब बात करें, LCCI प्रेसिडेंट फहीम सहगल ने बहुत क्लियर वार्निंग दे दी है कि पाकिस्तान के जो 60% एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल से लिंक्ड हैं, लेकिन कॉटन प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों गिर रही हैं. एनर्जी प्राइसेस एक्सपोर्ट के लिए नंबर 1 थ्रेट बन चुकी हैं, विच इज व्हाट वी कीप टॉकिंग अबाउट कि एक जमाने में पाकिस्तान वाज टेक्सटाइल हब, ओके, एंड देन जस्ट एवरीथिंग केम क्रैशिंग डाउन, एंड टेक्सटाइल एंड स्टील का जनाजा निकल चुका है, एंड इट्स जस्ट टेरिबल. सो yeah, that's depressing. I'm looking forward to coming to the PIA vote because that's the only exciting news I have for you guys, sadly. But that'll be a bit of a breather. Anyway, tax exemption for GB exports पे अगर हम आए गिलगित बल्तिस्तान के, तो FBR ने एक बहुत important step लेते हुए 2,403 Chinese goods को sales tax, income tax और FED से exempt कर दिया है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब वो गिलगित बल्तिस्तान में कंज्यूम हो. ऑब्जेक्टिव है कि जीबी रीजन की अफोर्डेबिलिटी और सप्लाई इंप्रूव करना है, लेकिन रूल्स आर टाइट. गुड्स जीबी से बाहर नहीं जा सकते, एंड कस्टम्स ट्रैकिंग एंड कोटास बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर होंगे. कि इलेक्ट्रिक पे अगर हम आए तो एक टेम्परेरी लीगल रिलीफ मिली है उन्हें. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सिविल कोर्ट का अर्लियर ऑर्डर सस्पेंड कर दिया है और केई के हक में रिस्टोर कर दिया है. इसका मतलब ये है कि जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती तो डिफेंडेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे एलिगेशन या हरासमेंट नहीं कर सकता. मार्केट के लिए एक सेंटिमेंट पॉजिटिव सिग्नल है. OGDC ने अपना 7.7 बिलियन रुपीस की 6 मंथ इंटरेस्ट पेमेंट उनको मिल चुकी है. नॉट अ बायर सेल कॉल फॉर एनी स्टॉक दैट वी डिस्कस, जो पावर होल्डिंग लिमिटेड के TFCs के थ्रू आ रही है. टोटल इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन 92 बिलियन है. पेमेंट्स का कंटिन्यू रहना सिग्नल देता है कि सर्कुलर डेट का प्लान कम से कम एग्जीक्यूशन फेज में है. So PIA's privatization, let me get my calculator out.
So PIA got privatized. Lots of people were like, oh, ये मुल्क बिक गया, oh भाई पाकिस्तानियों ने खरीदा है, RFB consortium ने लिया है. And there was a bidding war जिसमें cute Air Blue, $25 अरब, or Lucky Group and RFB consortium were essentially just throwing money at each other. 115 से लेके 134 billion पे it came, and RFB consortium took it, and now everyone's confused कि जब privatization हुई थी तो अगले दिन why was PIA falling stock price wise, right? तो अगर हम देखें तो PIA के total shares जो हैं 5.233 billion. So I have my calculator out. 5233. Okay, so they have been sold 75% ownership, जिसका मतलब है कि they have 3,924 shares of PIA. ठीक है. अब 3,924, let me remember this number, and 136 billion divided by 3,924. So you'll come to the price of 34.65 rupees per share पे ये deal हुई है. Lower lock में था PIA because PIA की price over speculation. The reason I'm calling it speculation is because किसी को पता नहीं था कि deal कहाँ होगी, because bid नहीं हुई थी. तो people were buying the stock in hope कि they'll get a good valuation out of it. And जब eventually the deal settled at 134 billion for 75% of 5,233 million shares, which is 5.23 billion shares of PIA. So it came down to a price of 34.6 rupees per share. Now, that was the price at which the deal happened. अब इसके आगे का रोड मैप क्या है? Why did PIA get privatized? Because PIA की किताब पे 650, I think वो 650 अरब रुपए का डेट था, ठीक है, जो कॉम्पाउंड हो रहा था. इसके रीजंस बहुत ज्यादा थे. स्टेट ओन एंटरप्राइजेस आर नॉट एफिशिएंट, आप लोगों को पता है. देयर वाज ओवर हायरिंग, देयर वाज apparently they got all the experts to go, but they just couldn't get PIA to be a efficient airline. Aapka private sector obviously is known for efficient operations. So RF Habib consortium has been brought in to fix the structure of the company, right? तो एक public company को एक जो एक single entity थी उसको convert किया to a holding group structure ताकि आपका debt separate हो from your operations and the earnings, because पिछले साल I think उन्होंने 47 billion rupees का loss किया था. And तो वो जो loss होता है ना वो compound कर रहा होता है. And who do you guys think is paying for it? It's us as taxpayer, right? तो आपने कहा कि भाई जितना खून निकल गया निकल जाए, ठीक है, डन. अब आरिफ हबीब साहब आ जाए, आप ठीक कर दें इस कंपनी को, थैंक यू वेरी मच. Private sector is brought in to make companies more efficient, okay, to bring them back to being a company that makes money. जो एक कंपनी का काम होता है, right, is to generate economic activity and do it in a profitable fashion. That's the hope is coming for. Hopefully, obviously, that now it depends on the roadmap that RFB consortium comes up with. And डिटेल्स आती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, एंड उसके मुताबिक उसके ऑपरेशंस में बहुत फर्क आएगा, उनके कैश फ्लोज में फर्क आएगा. there's going to be a lot of structural changes within the company. Obviously new management is coming in, उसका एक लैग भी होगा. there's going to be time that it takes them to understand the business, to convert it into आहिस्ता आहिस्ता kind of get rid of the inefficiencies and bring in a system which will allow PIA to hopefully inshallah taala rise back to the fame जिसमें मतलब एक टाइम पे एमिरेट्स को ट्रेन किया था, right? The leading airline in the world. Great people to fly with. So, I'm personally very bullish on this. Now, inshallah, more state-owned enterprises. Let's go. Let's privatize them. Let's do that. And that's what happened. Back to the rest of the news. State Bank ने 2.06 trillion inject किए OMO के जरिए in the market, and हमारी T-bill की जो yields हैं वो sharply down है, especially 12 महीने का पेपर जहाँ 78 basis points की गिरावट देखी गई. Clear signal is के rate cut cycle की expectation strong होती जा रही है, liquidity बहुत है, banks comfortable हैं, and monetary stance easing की तरफ tilt कर रहा है. So, nice little. The State Bank's been very careful about liquidity in the market, and they've been very prudent about it, and they've been very prudent about आपका जो interest rates किधर हैं. Interest rate होता है आपका शरह सूद. Again, I would like to repeat, शरह सूद की बात करने से किसी की जेब में सूद नहीं आ जाता. ये एक economic parameter होता है, so no need to get intense. Pakistan Libya $4 billion defense deal.
फाइनली एक जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मूव, पाकिस्तान ने लिबिया के साथ $4 अरब का डिफेंस डील फाइनलाइज किया, जिसमें JF-17 फाइटर जेट्स, सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस शामिल है। ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट डील्स में से एक हो सकती है। स्ट्रेटेजिकली ये नॉर्थ अफ्रीका में पाकिस्तान की प्रेजेंस एक्सपैंड करती है। इकोनॉमिकली इसका मतलब है डॉलर इनफ्लोज, डिफेंस इंडस्ट्री का स्केल अप एंड एक्सपोर्ट्स की डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड टेक्सटाइल्स एंड राइस एंड कॉटन, राइट? तो द कंक्लूजन इज कि अगर हम पूरी पिक्चर को जोड़ के देखें तो इट्स वेरी क्लियर कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रांजिशन फेज में है, एज वी ऑल नो, एंड एक्सपोर्ट्स स्पेशली एग्रीकल्चर थोड़ा सा डेंजर जोन में है, एज यू गाइज नो। लिक्विडिटी कंडीशंस इंप्रूव हो रही हैं ओवरऑल, एंड बिग टिकट डील्स कॉन्फिडेंस का सिग्नल दे रही हैं विद PIA. So the policy direction is looking a little bit better. Like at the end of the day, execution is where we kind of really suffer as a country. So let's hope कि execution भी अच्छी हो. So इस एपिसोड के लिए इतना ही. I want to remind you guys to always be kind to everyone. Take care of the people around you. देखें, आप किसी को कोई snide comment देंगे भी ना, it's going to come back to you. You're just a nasty person. I personally want to share something with you guys. There's a co-worker of mine जिसके साथ मेरी बहुत नोक झोंक रही है, and मतलब मैं उन्हें इरिटेट करती थी, वो मुझे इरिटेट करते थे, हम दोनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था साथ में काम करना. एंड आई रियलाइज समथिंग. जब आपका राइवल एक कैलिबर का बंदा होता है ना, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं. I learned a lot of things from him, एक अलग तरीके से, which was के just so that I don't have to ask him, and just ताकि मुझे उनसे ना पूछना पड़े और ज़्यादा हमें आपस में ना मुंह लगना पड़े एक दूसरे के. मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर किए अपने दिमाग में. आई फिगर्ड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने सोचा कि अच्छा ये चीज़ किस तरह से मुझे पता चलेगी. आई गॉट मोर क्रिएटिव अबाउट थिंग्स एंड मैंने बहुत कुछ सीखा. एंड बस ताकि वो मुझे किसी चीज़ पे सुना ना सके, मैं अपने आप को ये सोचा कि ये मुझे क्या बोलेंगे, वो करके मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रही होती थी. एंड आई बिकेम बेटर डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग थ्रू दैट. सो इट्स, पता है, आपके जो राइवल्स होते हैं ना, उनकी बहुत खूबसूरत जगह होती है जिंदगी में. बिकॉज लाइक इट्स योर क्लासिक सुपर हीरो फिल्म, राइट? कि आपका हीरो उतना ही स्ट्रांग लगता है जितना आपका विलन उसको टफ टाइम देता है. विदाउट अ गुड विलन देयर इज नो सुपर हीरोज, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अप्लाइज टू लाइफ. सो योर राइवल्स से अ लॉट अबाउट यू. So I feel lucky that my rivals are people of caliber, very intelligent people. लोग जो अपनी इंडस्ट्री में बहुत काम कर रहे हैं और बहुत मेयार रखते हैं, और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. So I had this little realization, so I thought I'd share it with you guys because I thought that was just the most beautiful thing. कि आप अपने दुश्मनों से भी सीख सकते हैं चीज़ें. I won't call it दुश्मनी, मतलब वर्क प्लेस में होती हैं चीज़ें, लोगों के पर्सनैलिटी डिफरेंसेस होते हैं, and I value him as a person. You know, he's great at what he does and he's so intelligent. मैंने इतना कुछ सीखा है. So I just thought I'd share that with you guys. Remember to always be kind to people. एक खातून थी, she was so rude to me for no reason, even though I was so nice to her. लोगों ने मुझे कहा भी था कि ऐसे थोड़ा बच के रहना, ही एक बदतमीज औरत है. पर I was like, नहीं, एक औरत के बारे में क्यों इस तरह से कहना. मैं समझ गई, बड़े ठीक कह रहे थे मुझे. बट रिगार्डलेस, दैट विल नेवर डिम माई लाइट, बिकॉज मैं तो अच्छा करती रहूँगी लोगों के साथ, बिकॉज मेरा किसी का मेरे साथ ट्रीटमेंट डज नॉट डिफाइन हु आई एम एज अ पर्सन. सो आई लव यू गाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. विद द एंड ऑफ दिस ईयर आई वॉन्ट टू से कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज. those we have learned a lot this year. We have come very far as a country. बहुत चीज़ें हुई हैं इस साल में. एंड आई नो हम सब ऐसे बैटल्स फाइट करते हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स जो बाकी लोगों को नहीं पता होते. बट फॉर वट एवर इट्स वर्थ, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज एंड आई होप यू गाइज आर प्राउड ऑफ मी. मैंने बहुत मेहनत किया है साल, और इंशाल्लाह अगले साल मजीद मेहनत करूँगी. आई हैव सम एक्साइटिंग थिंग्स टू अनाउंस विद यू गाइज वेरी सून. एंड all my love, happy investing. Take care of yourselves. Bye.